सैयद जफर इस्लाम साहब, जवाब दीजिए इस बात का। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो यूपी में आपकी हालत हुई है, 75 सीटों पर आप चुनाव लड़े, जो पिछली बार उसकी मैं बात कर रही हूँ, कुल मिलाकर बीजेपी 72 सीटों पर 2019 के मुकाबले आपके वोट घटे हैं। 72 सीटों पर वो कह रहे हैं वाराणसी में भी हार जाते पीएम अगर प्रियंका खड़ी होती। देखिए रजना जी, पहले तो अंजना जी, पहले तो आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं। राहुल गांधी जी बराबर सपने में जीते हैं, सपने ही बुनते रहते हैं और सपने में ही सो जाते हैं। हकीकत यह है कि उनको पता ही नहीं कि उनको सत्ता में नहीं आया है। सत्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार ने ही 293 सीट लाई है, उन्होंने नहीं लाई है। और हर सीट पे हम जीते हैं, जीत कर आए हैं, वो हार चुके हैं। हारने के बाद इस तरह की बातें वही करता है जिसको वाकई राजनीति की समझ बहुत कम है। अगर वो ठीक है, उनकी सीटें बढ़ी है तो बढ़ती हुई सीटों में आदमी को थोड़ा हम्बलनेस होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं, बल्कि खास के वो इस तरह की अपने बातें कह रहे हैं जिससे वो पूरे तौर से एक्सपोजर है। हमारे सीटें जो है, हर सीटों पे हमारा अच्छा कभी कभी तिकोनिया लड़ाई होती है, उसमें हो सकता है सीट जो कम आए, आपको उस पर वोट्स कम आए होंगे, हो सकता है, लेकिन जीत हमारी दर्ज हुई, दैट इज इम्पोर्टेंट। हम जीत कर आए हैं और वो हारे हैं। वो दूसरे के कंधे पे बैठ के गए थे। उत्तर प्रदेश में वो अपने बूते पे नहीं लड़े थे। अगर हिम्मत है तो अपने बूते पे लड़ जाते। क्यों सहारा लिया था, बैसाखी का सहारा लिया इतने लोगों का? अकेले लड़ जाते सारी सीटों पे। अरे मात्र कुछ सीटों जो भी समाजवादी पार्टी ने जो दी उसके बेसिस पे लड़े, और वो भी झूठे वादे करके। आप वोट दीजिए, आप पैसा लीजिए 8,500 अकाउंट में, मतलब उन्होंने ये नहीं कहा जीत के आएंगे तो देंगे। आप वोट दीजिए, खटाखट पैसे आपके अकाउंट में आएंगे। कहा भाई, महिलाओं ने लाइन लगा दिया वहां पर उनके ऑफिस में 24 अकबर रोड में कि भाई आप हमने तो वोट दिया तो पैसा दीजिए। अब पैसा नहीं दे रहे हैं, वहां से निकाल रहे हैं, भगा रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं और जो बेइज्जती कर रहे हैं औरतों की। हकीकत है कि झूठ का सहारा लेके, मोदी जी को गाली देके, अलग अलग अफवाह उड़ा के और संविधान का जो आड़े में झूठ बोलने का जितना काम किया कि संविधान चेंज हो जाएगा, उसने अपने जो भी झूठ बोलने का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी दूसरे के कंधे पे बैठ के जाना पड़ा। अंजना जी, खुद में इतनी ताकत नहीं कि आज भी प्रियंका जी लड़े वहां से। प्रियंका जी में लड़ने की ताकत नहीं है, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है हिम्मत तो फिर लड़ जाए वहां से। ये लड़ती पहले, और आज क्यों बोल रहे हैं? पहले बोल देते कि भाई हम मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद समझ में आता कि हाँ ठीक है मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन आज तो हारने के बाद, नहीं लड़ने के बाद इस तरह की बातें सिर्फ मूर्खता है और कुछ नहीं है। ठीक है, दो मुख्य आरोप है उनके आलोक जी। एक तो वो कह रहे हैं कि आप लड़े भी तो दूसरे के कंधे पर लड़े। 37 सीटें समाजवादी पार्टी की आई हैं, आपकी 6 आई हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का यह आरोप है, जिसमें उनके मीडिया सेल के हेड ने यह भी लिखा है ट्विटर पर कि तेलंगाना से तो खुला ऑफर था और मुख्यमंत्री साहब वहां कह रहे थे कि प्रियंका जी आए यहां पर लड़े, राहुल गांधी ने उन्हें वहां लड़ने नहीं दिया। रायबरेली में भी डरे हुए थे, वायनाड में वोटिंग होने के बाद वहां पर अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया। तो रास्ते में आना बंद करें प्रियंका गांधी के राहुल गांधी, ये कह रही है बीजेपी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बारे में क्या कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी तो हमेशा से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, हमारे खिलाफ ही बोलेगी। कौन किसका रास्ता रोक रहा है बीजेपी को कहां से पता चल गया? दूसरी बात यह आती है कि जो पहला विषय था कि बैसाखियों पर, अरे वे बैसाखियों पर तो आज सरकार भी है, क्या सरकार बैसाखियों पर नहीं है? और बैसाखियों पर तो आप 38 पार्टियों का सब साथ मिलाकर सबको चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आप बैसाखियों पर थे? कोएलिशन में तमाम पार्टियां गई हैं, क्या मोदी जी कोएलिशन में नहीं है? मोदी जी तो इतने कमजोर हैं कि 2014 में 2-2 सीटों से लड़े थे, तो अब मैं कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से। मुझे लगता है शब्दावली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। किसी सांसद के लिए, जीते हुए के लिए मूर्खता का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वापस आता हूं, उन्होंने कहा सपनों में जी रहे। अरे भी सपनों में तो 10 साल तक पूरा देश जीता रहा और उसी का रिजल्ट आया कि जो जिस तरह से तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद भी आप बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाए और उसमें भी तमाम चीजें आ रही हैं। सपनों में तो सपने तो आपने दिखाए थे 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दुगनी और पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए थे।
लेकिन मैं भी और अंजना जी आप भी बनारस में रहे थे। बनारस की हालत ये थी कि शायद हमें भी अंदाजा नहीं था कि जनता इतनी नाराज है। जनता इतनी नाराज थी कि मुख्य मुद्दों पर, जिस भी मुद्दे पर जिस भी व्यक्ति से बात की उसी ने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। यहां तक कि बनारसी लोग ये कह रहे थे कि 2 सांसद प्रतिनिधि 10 साल में आए, वो भी दोनों गुजरात से आए। एक ने तो पूरा भ्रष्टाचार फैलाया, तांडव किया, वहां पर जमीनों का अंबार लगा दिया गंगा के किनारे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बनारसियों को तो इस लायक भी नहीं समझा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रख लें। वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल हॉस्पिटल में कितने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। जो हड़ताल का पक्ष भी रखता है, विरोध भी करता है, सबको नोटिस चले जाते हैं। यहां तक कि वहां पर विकास के नाम पर केवल और केवल कुछ मंदिर तोड़े गए, और उन मंदिरों के तोड़ने के साथ साथ वो जितने पुजारी थे आज तक भी नाराज हैं। कहते थे हम क्योटो बना देंगे। हालत यह है कि क्योटो बनाने के चक्कर में वो टोटो सिटी बना दी इन्होंने। वहां पर आप जाइए, किसी भी गली में, मोहल्ले में आपको 2 किलोमीटर चलना है, 2-2 घंटे लगते हैं। तो जो जड़ मूल समस्याएं थी बनारस की, एक प्रधानमंत्री लेवल के कद के व्यक्ति ने जब वहां पर नुमाइंदगी की 10 साल तक, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि वो जो खजूर के पेड़ थे वो भी गुजरात से लाकर लगा दिए इन्होंने। वहां की जो मूल जो वनस्पति थी उसका भी इन्होंने पूरी तरह से उसको विनाश करने का काम किया। हम कह रहे हैं कि विकास किया होता, काम किए होते, तो प्रशासन के दबाव में 33 लोगों के नॉमिनेशन आपको कैंसिल नहीं कराने पड़ते। श्याम रंगीला जैसा एक व्यक्ति जो केवल मिमिक्री करता है, हंसी मजाक करता है, उसके ऊपर उसको वहां पर नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया। और यहां तक कि शंकराचार्य, जो हिंदू महासभा पूरी तरह से विरोध में खड़ी थी, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, उसको भी नहीं उतारने दिया। तो प्रशासन का, धन बल का, हर तरह का दुरुपयोग हुआ। अन्यथा मोदी जी का जिस तरह का वहां पर ग्राफ था और जिस तरह का वहां पर लोगों की जनभावना थी, मैं समझता हूं कि अगर समय रहते वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट होता, वही मोदी जी को हरा देता। प्रियंका जी तो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हराती उनको। चलिए ठीक है, जल्दी से सैयद जफर साहब, हाँ एक छोटा सा इसका जवाब दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं तो अंजना जी आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि किसने रोका था? आपने तो लोगों के नाम तो झूठी बात फिर से कर दी और लोगों का नाम लेके। मैं तो सीधे आपसे पूछ रहा हूं, क्या प्रियंका जी को रोका गया था? बाकी लोगों की बात छोड़िए, प्रियंका जी पे आइए। प्रियंका जी को रोका गया था? क्या प्रियंका जी को बोला गया था मत लड़ो भाई, प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं, यहां से ऐसा कहा गया था? या प्रियंका जी में इतनी शक्ति नहीं थी कि लड़ सकती आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने? ये कहिए ना कि वो हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, और आज भी हिम्मत नहीं है कि वो लड़ सके किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यही हकीकत है। आप दूसरे पे ठेकरा फोड़ना जानते हैं। हकीकत है कि हारने के बाद हर जगह और इतने सीटें दिया, समाजवादी पार्टी ने आपको इतनी सीटें दिया, रिजल्ट क्या दिया आपने? उनके इतने सपोर्ट के बाद भी क्या रिजल्ट दिया? कुछ नहीं। नील बेटा सन्नाटा टाइप का आपका परफॉर्मेंस है। ऐसा कोई परफॉर्मेंस होता है जो इतने दूसरे के कंधे पे बैठ के? और तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज भी कह रहा हूं कि जहां कॉन्स्टिट्यूएंसी खाली हो, प्रियंका जी को लड़वाइएगा। छोड़िए प्रधानमंत्री जी, हमारे जो साधारण कैंडिडेट होंगे, कहीं से भी इलेक्शन, अगर बाई इलेक्शन कभी आते हैं ऐसी सिचुएशन, तो आप लड़वाइएगा, चाहे कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वो तो कह रहे प्रधानमंत्री को 4 लाख से वोट से हराते। छोड़िए प्रधानमंत्री जी की बात, एक कार्यकर्ता से लड़वाएंगे, आप उसके बाद बात कीजिएगा। हवा में बात मत कीजिए, मैदान में उतारिए। मैदान में उतारने की शक्ति है, तब बात कीजिए। आज तक तो शक्ति नहीं जुटा पाई वो। देखिए मुझे लगता है हर पार्टी की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, वो अपनी उस स्ट्रैटेजी के अनुसार वो पार्टी चलती है। किस पार्टी में किस कैंडिडेट, अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? एक सवाल है आपसे, अजय राय में क्या प्रॉब्लम है? अजय राय लड़े, आप मतलब आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका मनोबल ऐसे क्यों गिरा रहे कि वो लड़े तो हार गए और प्रियंका जी लड़ती तो जो मतलब कहते हैं बंद मुट्ठी लाख की, खुले तो पता नहीं कितने की। अब चुनाव लड़ेंगी तब तो पता चलेगा। देखिए अंजना जी, आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है। मैंने अजय राय जी को किसी भी रूप में कम नहीं आंका है। अजय राय जी ही हैं जिन्होंने 1.5 लाख के मार्जिन के करीब मोदी जी को लाकर छोड़ा है। लेकिन मैंने कहा कि आकलन शायद ग्राउंड का उतना नहीं था कि मोदी जी से लोग इतने नाराज हैं। पहले तो सब लोग कहते थे कि मोदी जी जहां से चुनाव लड़ेंगे चारों तरफ की सीटें जीत जाएंगे। आज उल्टा हो गया है। बनारस के चारों तरफ के कैंडिडेट कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे ऊपर लायबिलिटी बन गए। मोदी जी की वजह से सब हम हार गए, क्योंकि बनारस केंद्र बिंदु था और बनारस में मोदी जी की बहुत भयंकर नकारात्मकता थी, और इसी नकारात्मकता की वजह से हम चारों तरफ हार गए।
अब ठीक है, अजय मलुक राय नागर जी साहब के ऊपर जवाब आता हूं मैं। अच्छा, अजय ठीक है, राय बोलने जी वो अजय ने, राय पे, क्योंकि हाँ। पूरे प्रदेश मलुक, में एक सेकंड, 17 वो सीटों अजय राय पर पे। थी, चुनाव लड़ रहे थे वो। मुझे लगता, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, 17 सीटों पर चुनाव लड़वाना एक प्रदेश अध्यक्ष के लिए और अपनी सीट पर फोकस करना, दोनों में फर्क होता है। अगर उनको भी 2-3 महीने पहले कह दिया जाता कि तो केवल प्रियंका आपको जी बनारस कैसे पर ही फोकस फोकस करती? वो करना तो है, रायबरेली में तभी भारत फोकस कर जोड़ो रही यात्रा थी। पर फोकस कर रहे थे। आलोक जी, प्रियंका जी भी तो अमेठी रायबरेली पे मुझे फोकस लगता करी है थी। 10 रायबरेली दिन में तो नहीं, उन्होंने वो वहां पर कर्नाटक कैंप में भी। किया जाकर राहुल मैं गांधी फिर को कहूंगा, जिताने के लिए। अंजना जी, स्टार कैंपेनर होना और प्रदेश अध्यक्ष होना, दोनों में बहुत फर्क है। प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी रहती है। 1 महीने पहले तक भारत जोड़ो न्याय यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष बिजी थे। मैं समझता हूं कि स्टार कैंपेनर उन्होंने कर्नाटक में भी खूब प्रचार किया, हिमाचल में भी किया, जहां पर भी उनको मौका मिला या पार्टी ने कहा, उन्होंने, प्रियंका जी ने चुनाव प्रचार किया और बहुत अच्छे रिजल्ट आए। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारियां और बढ़ जाती हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि अजय राय जी को 3 महीने 4 महीने पहले फ्री हैंड देके और लड़ाया जाता तो मोदी जी को वो भी निपटा देते मलुक साहब, राजनीतिक मलुक तौर पर चुनाव। मलुक साहब, अंजना जी, सबसे पहले तो आपको अरे, जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत और धन्यवाद। दर्शकों से कहना चाहता हूं, जिस तरीके से भी अंजना जी को वो जन्मदिन की मुबारकबाद दें, सब अपने अपने तरीके से जो दे सकते हैं दें। और ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक जी बैठे हैं कि आकलन नहीं था, बिल्कुल ये सच है। इसीलिए राहुल गांधी जी अमेठी छोड़ करके, भागो तो मैं कहूंगा नहीं, अमेठी छोड़ करके रायबरेली गए। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने कहा कि ये भी लड़ जाती ना तो ये भी जीत जाती 1.5-2 लाख से, 1-1.5 लाख से, तो इससे साफ क्लियर हो गया, एडमिट फैक्ट है कि राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस ने प्रियंका गांधी जी को चुनाव लड़ने के लिए कहा था और उनका आकलन ठीक नहीं था, जो अजय जी कह रहे हैं। इसीलिए वो डरी, इसीलिए वो चुनाव नहीं लड़ी। लेकिन एक बात कहना है कि जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं अजय राय जी, जो बढ़िया लीडर हैं, क्या उनको बलि का बकरा बनाने के लिए इन्होंने वहां छोड़ा था? दूसरा, जो अब एज्यूम करने के बिहाफ पे जो बात कहते हैं, एक कहावत है, चाची की अगर मूछें होती तो 2 किलोमीटर ऊपर जाते हुए हवाई जहाज को चाची की मूछों से फाड़ देते। ना चाची के मूछ होंगी, ना 2 किलोमीटर उड़ता हुआ हवाई जहाज चाची की मूछों से फटेगा। अब बाद में तो कोई कुछ भी कहता रहो, तो ये भी एक एडमिट फैक्ट है कि हम डरते हैं, इसलिए चुनाव नहीं लड़े। देश में देश स्तर के नेता बन के बगैर मतलब के घूम रहे थे। इस स्टेटमेंट का साफ साफ मुझे तो अंजना जी यही समझ में आता है। अगर इसको आलोक जी इस पे भिन्नता रखते हैं तो स्पष्ट कर दें अपनी स्थिति। ठीक है, एक बार आशुतोष जी से प्रतिक्रिया ले लूं, फिर जफर साहब आपके पास आ रही हूँ। आशुतोष जी, हिम्मत तो ना अखिलेश यादव कर पाए, ना राहुल गांधी कर पाए, ना प्रियंका गांधी कर पाई कि जाकर पीएम के खिलाफ लड़े। अब हार जीत जब जनता ने तय कर दिया, उसके बाद आकर कहना कि हम ये कर देते और वो लड़ जाती तो हरा देते, पहले हिम्मत करते ना। अब बात की बात तो फिर हवा हवाई हो गई। ठीक, आशुतोष अंजना जी, पहले तो आपको भी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ये हम लोग बहुत धन्यवाद को आशुतोष। मिला है कि आज ऑनलाइन आपको बोल सकते हैं। देखिए अंजना जी, आपका सवाल बहुत बढ़िया है, लेकिन आप देखिए, क्या वाकई इस चुनाव में कांग्रेस या सपा लड़ रही थी या वाकई जनता लड़ रही थी? अगर आप आंकड़ों के हिसाब से जाएं तो इस 2024 में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं, इनके 96 एमपी पूरे देश में चुनाव हार गए हैं। सिटिंग एमपी 96 हार गए हैं और 20 मिनिस्टर्स इनके चुनाव हार गए हैं। लेकिन ठीक है, आपको सरकार बनाने का मौका मिला है, वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने अपना जनादेश इसी हिसाब से दिया। अब 2014, 2019 और 2024 खाली बनारस देख लीजिए। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे 56% वोट लेके, 19 में ग्राफ बढ़ा के वो 63% गए। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, 2024 में वो 56 से बिगड़ के 54 में आ गए। उस समय ये बोला जा रहा था काशी इसलिए चुना गया कि आसपास के उत्तर प्रदेश और बिहार पूरा उससे इफेक्ट होगा और हम सब जीत जाएंगे। आज स्थिति क्या है? 7 जिले हैं बनारस के आसपास बिल्कुल चिपके हुए, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, इलाहाबाद, संत कबीर नगर और जौनपुर। आप कितना जीत पाए? 1 मिर्जापुर जीते हैं। आप 6 के 6 चारों आसपास आ रहे हैं। आजमगढ़ हारे, गाजीपुर हारे, चंदौली हारे, इलाहाबाद हारे, संत कबीर नगर हारे, जौनपुर हारे। आप क्या कर रहे हो? और आप बता रहे हो मोदी फैक्टर है। मैं आपको बताऊं, 5 विधानसभाएं हैं, उसमें से एक ऐसी विधानसभा है वाराणसी साउथ दक्षिण। उसी बनारस दक्षिण में काशी विश्वनाथ धाम बनाया गया, उसी बनारस दक्षिण में नमो घाट बनाया गया, उसी में स्मार्ट एरिया पक्का महाल बनाया गया।
स्थिति यह है कि 1 लाख वोट भी मोदी जी को वहां से उस विधानसभा से नहीं मिल पाए। पहली बार ऐसा हो रहा है। और ऐसे 20 बूथ हैं बनारस में जहां पे भारतीय जनता पार्टी इकाई में रही है, मतलब मैक्सिमम वोट 9 है वहां पर, 9, किसी में 1, किसी में 2, ये देश की स्थिति है। और 180 बूथ ऐसे हैं, जफर इस्लाम साहब जाके देखिएगा, जिसमें आप दहाई में पहुंच पाए हैं और आप बता रहे हैं कि बिल्कुल चमत्कार कर दिया। स्थितियों को समझिए। जहां आपके 5 विधायक आपके हैं, 17 में भी है और 22 में भी हैं, वहां आप बुरी तरह के पराजित हुए हैं। और ये मैं उन बूथों को बता रहा हूं जो अर्बन है, जो शहरी हैं। गांव में रोहनिया और सेवापुरी को स्थिति देख लीजिएगा तो आपको शर्म आ जाएगी कि यहां स्थिति प्रधानमंत्री लड़ रहे हैं जो अनडिफेटेबल, अनविंसिबल आदमी थे। तो भारतीय जनता पार्टी अब जो है ये समझ गई है कि इस देश में अगर चुनाव सरकार जनता के खिलाफ लड़ेगी तो आप कुछ भी कर लीजिए, जनता किसी को भी पलट सकती है। 3.5 लाख से जीतने वाला आदमी अगर 1.5 लाख पे आ गया है तो आप खुद समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री इनविंसिबल है कि नहीं है।